अपन ने इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम्स देखी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, क्या ये अंदर है छिपा हुआ है अदृश्य, जब भी कोई नया साझेदार आता है तो उसके आने पर कुछ प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास, जिन प्रॉब्लम के अपन को अकाउंटिंग में सॉल्यूशन करना है। जिन प्रॉब्लम में हमने सबसे पहली प्रॉब्लम पढ़ी, नए पार्टनर की कैपिटल, हमने उसकी एंट्री कर ली। फिर हमने पढ़ा कि नए पार्टनर के आने के बाद न्यू रेशियो क्या होगा, वो भी अपन ने देख लिया। नए पार्टनर के आने के बाद सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, वो भी अपन ने देख लिया, है ना। चौथा पॉइंट था गुडविल का एडजस्टमेंट, जिसमें उसका वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, नेचर, टाइप, मीनिंग, ये सारी अपन ने कवर कर ली। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपके पास वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब ये है क्या, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। टॉपिक है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी, हम बैलेंस शीट बनाते हैं नॉर्मली। ये क्या होती है, ये होती है हमारी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में हमारे दो पार्ट्स है भाई, एक है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर लाता है ना कैपिटल का, वो टोटली किसको देख के शेयर लाता है, वो इस बैलेंस शीट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देख के शेयर लाता है। अगर मैंने, जैसे मैंने कहा, मैंने बिजनेस के अंदर नेट 40 लाख लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, 40 लाख। नेट का मतलब होता है जितनी भी एसेट्स है उन सबकी टोटल करके एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर माइनस कर दूं, कौन सी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर के लोग जो आपसे पैसा मांगते हैं, बैंक लोन वगैरह ये हो गया, क्रेडिटर्स हो गई है। और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है हमारी कैपिटल, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस। ये शायद मैंने आपको गुडविल की वैल्यूएशन में भी थोड़ा बहुत समझाया था। तो हमारा जो शेयर है, अगर मैंने कहा कि हमारे टोटल एसेट में से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दूं तो आता है 40 लाख, यानी मैंने बिजनेस में नेट 40 लाख लगा रखे हैं। अगर मैं मेरी एसेट्स को बेच दूं और लायबिलिटीज का पेमेंट करूं तो नेट अमाउंट कितना बच जाएगा, 40 लाख, यही होता है। अब कोई एक पार्टनर बनना चाहता हमारा और कह रहा 1/4 शेयर मुझे चाहिए, तो मैं उससे कितने रुपए मांगूंगा, 40 लाख का 1/4, 40 लाख का 1/4। मैंने कहा भाई चौथे हिस्से के लिए आएगा, ठीक है 10 लाख लिया, ये आपकी कैपिटल हो गई। तो जब भी नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना, उसका शेयर किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज के बेस पे, ठीक है। अब वो पार्टनर आया और उसने आके हमारी बैलेंस शीट चेक की, तो उसको पता क्या पता लगा, उसको ये पता लगा कि हमारे पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, ये ओल्ड वैल्यूज पर आ रही है। ओल्ड वैल्यू या अपन इसको बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। बुक वैल्यू का मतलब समझना क्या होता है, मैंने 2010 में सपोज कीजिए कोई एक एसेट परचेज की, लाइक एक मशीन परचेज की। क्या परचेज की, मशीन, 2010 में, और ये बैलेंस शीट में बना रहा हूं सपोज कीजिए 2015 की। मैंने इसको खरीदा 10 लाख रुपए में खरीदा। अब हर साल के एंड में मैं इसको मेरी बैलेंस शीट में शो करूंगा, तो पता कैसे शो करूंगा, कितने की एसेट्स थी, साल के एंड में आके सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। और डेप्रिसिएशन भी हमारे अंदाजे के हिसाब से होता है, हमारी एस्टिमेशन के बेस पे, समझ लो। जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है ये एसेट्स 10 साल चलेगी, तो मैं हर साल क्या करूंगा, 10% माइनस करूंगा। पहला साल खत्म हुआ, मैंने इसकी वैल्यू पे से डेप्रिसिएशन माइनस किया, कितना, 1 लाख, 10 लाख का 10%, अब वैल्यू आ गई 9 लाख। लेकिन अगर आप, अच्छा ये वैल्यू कब आई पता है, सपोज कीजिए 1 अप्रैल को खरीदा और 31 मार्च 2011 को डेप्शन लगा दिया, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी दिन अगर मैं इस एसेट्स को मार्केट में ले जाके बेच दूं तो 9 लाख मिल जाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। मार्केट वैल्यू इसकी जो है ना वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है ये एसेट्स में 9,20,000 में बेच दूं, हो सकता है ये एसेट्स में से 8,70,000 मिले। तो ये तो होती है हमारी बुक वैल्यू, बुक में ये वैल्यू आ रही है, बट मार्केट कंडीशन अप एंड डाउन हो सकती है। अब आपको नहीं लगता कि जो नया पार्टनर आएगा वो कहेगा भैया आपकी वैल्यू जो है ना तो बुक वैल्यू पर आ रही है, इसको मार्केट से कंपेयर करो, मैं तो अपना शेयर मार्केट के हिसाब से लाऊंगा। सही बात है, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एसेट्स आप ज्यादा वैल्यू पर बता रहे हो, अब खुद बताओ, अगर एसेट ज्यादा वैल्यू पर आएगी तो उसका शेयर भी कैपिटल में ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आप फालतू ले रहे हो इससे। तो नए पार्टनर के आने से पहले हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का करते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है उससे मैं कंपेयर करता हूं मार्केट प्राइस के साथ। कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारे पास एसेट्स पड़ी है लेकिन गलती से हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी, जनरल एंट्रीज नहीं करी, अकाउंटिंग नहीं करी तो हमारी बुक में भी नहीं आई क्या। जैसे मैंने कहा मैंने कुछ शेयर वगैरह परचेज की, मैंने नहीं लिखा मेरी बुक्स में उसको, तो क्या वो मेरी बैलेंस शीट में आएगी, नहीं आएगी। तो उस केस में नए पार्टनर के आने पर मैं इन एसेट्स को भी तो लिखूंगा बैलेंस शीट में, आ रहा है समझ में।
कई ऐसी लाइबिलिटीज हो सकती है जो, जैसे मैंने कहा, मेरी बुक्स में एक लोन आ रहा है 1 लाख का, लेकिन पिछले 1 साल से मैंने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चुकाया ही नहीं, तो मेरी एक नई लाइबिलिटी और बनी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बना। ऐसा ब्याज जो हमने पे नहीं किया, एक और दायित्व बना। ये भी हमारी बुक्स में आना चाहिए, नहीं आया, लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो शॉर्ट में कहा जाए तो नए पार्टनर के आने पर हम हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, और रीवैल्यूएशन करने के बाद हम वापस एक नई एसेट्स, नई बैलेंस शीट बनाते हैं। और रीवैल्यूएशन होने पर पार्टनर्स को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो अपन रीवैल्यूएशन करेंगे, सपोज कीजिए मेरी बुक्स में ये आ रही है एसेट कितने पर, 9 लाख पर, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस जो है वो क्या है, वो है 8,40,000। तो आपको नहीं लगता आपको अपनी बुक से इस एसेट्स को कम करना पड़ेगा? आपकी बुक में ज्यादा आ रहा है ना, मार्केट वैल्यू 8,40,000 जा रही है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 60,000। तो ये कम और ज्यादा करने के लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट का यूज लेंगे जिसका नाम बनेगा क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या नाम होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हिंदी में इसे हम कहेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता। अब ये अकाउंट पता 2 कंडीशन में बनता है, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आए या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाए, दोनों ही केस में बनता है। यानी अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और अगला ही आपका चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ की बात है। तो दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसलिए समझना ये इसलिए जरूरी है, यहां समझ जाए तो वहां समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, अब सर ये कैसे बनाना है, क्या करना, पहले तो रीवैल्यूएशन क्या समझ गए। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट ही सीखना अपने को यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसकी अगर जनरल एंट्रीज आ जाए तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या करेंगे अपन। ठीक है, तो अब मैं बनवा रहा हूं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, बट उससे पहले अपन इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, अकाउंट बहुत इजी है, 4 पॉइंट बताऊंगा, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, बट एंट्रीज उससे भी इजी है क्योंकि आप यही पढ़ते हुए आ रहे हो आज तक। ठीक है, 4 कंडीशन हमारे पास अराइज होने वाली, ध्यान रखना, कोई 5वीं कंडीशन हमारे पास में नहीं आएगी। अब 4 कंडीशन क्या होगी, या तो आपकी एसेट्स बुक्स में ज्यादा आ रही है, कम करना पड़ेगा, या आपकी बुक्स में एसेट्स कम आ रही है, बढ़ाना पड़ेगा। इसका उल्टा और देखे तो, या तो लायबिलिटीज ज्यादा आ रही है, कम करना पड़ेगा, या लायबिलिटीज कम आ रही है, बढ़ाना पड़ेगा। बस ये 4 ही कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं, कोई चेंज तो एसेट्स और लायबिलिटीज को ही करना है। तो अब पहले पॉइंट पे आते हैं, अगर मुझे मेरी एसेट्स को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, संपत्ति वृद्धि करने पर, जैसे मैंने कहा मेरी बुक्स में जो है वो प्लांट एंड मशीन 1 लाख का ही आ रहा है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 1,20,000 हो गई, तो मुझे हमारी एसेट्स को बढ़ा के उस वैल्यू पर लाना पड़ेगा, तो एसेट्स बढ़ानी पड़ेगी। नॉर्मली बताओ एसेट्स बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट। क्या होती है, डेबिट। तो यहां पर भी क्या होगा, डेबिट। जो भी एसेट्स बढ़ानी है उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और पता 2 में क्या लिखूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बस इस अकाउंट से करना है। अब जरा चीज ध्यान से सुनना, जो मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं, पहले छापो मत, पहले माइंड लगाओ, क्योंकि ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा मामला। समझ गए तो सब इजी है, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स होगा। एसेट्स बढ़ने पर, एसेट्स तो डेबिट हुई, लेकिन रीवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट। समझ रहे हो, हमें क्या बनाना, हमें एसेट्स का अकाउंट थोड़ी बनाना है, हमें रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है। तो अब थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको यहीं पर एक अकाउंट साथ में बनवा ही देता हूं। क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। साथ में इन चीजों को भी सीखते रहो कि एसेट्स के बढ़ने पर क्या होता है, लायबिलिटीज के बढ़ने पर क्या होता है। डेबिट क्रेडिट याद नहीं रखेंगे आप, सीख लिया। अब आपको डायरेक्टली याद रखना है, एसेट्स बढ़ने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में लिखना है। कहां लिखना है, बाई में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसके डेबिट में या इसके क्रेडिट में, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज होंगे। कई बार अगर मैं ये बोल दूं रीवैल्यूएशन का क्रेडिट में लिखो, आप बच्चा के दिमाग में ही रहता है एसेट्स बढ़ने पर तो डेबिट होती है, ये क्रेडिट में कहा जा रहा है। भाई अपन एसेट्स का अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, अपन तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना रहे हैं। अब बच्चे का माइंड अलग ही चलता है, इसलिए हमें क्या याद रखना है, डेबिट क्रेडिट नहीं, 2 और बाई याद रखना है। एसेट्स बढ़ी रीवैल्यूएशन के बाई में, हाँ गिरा दो गिरा दो। एसेट्स बढ़ी, क्या बात, कहा हमारी एसेट्स बढ़ाने की, ये एसेट्स कम करने में लगी है। हाँ कोई बात नहीं, चलो।
तो एसेट्स के बढ़ने पर, वापस बताओ, एसेट्स बढ़ने पर रिवैल्यूएशन के बाई में आएगा, तो क्या लिखूंगा, बाय एसेट्स इंक्रीज। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब बताओ एसेट्स बढ़ी तो कहाँ आया, बाई में, तो कम होगी तो कहाँ आएगा, और एसेट्स और लायबिलिटीज में रिलेशन होता है नेगेटिव पॉजिटिव। एसेट्स बढ़ी बाई में तो लायबिलिटीज कहां बढ़ेगी, टू में। लायबिलिटीज बढ़ी टू में तो लायबिलिटीज कम कहां होगी, बाई में। हो गए चार पॉइंट क्लियर। एसेट्स बढ़ने पर बाई में, तो एसेट्स कम होने पर टू में। यही हुआ। एसेट्स टू में क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लायबिलिटीज उधर बढ़ेगी, तो लायबिलिटी के बढ़ने पर टू में, उल्टा करना है, और लायबिलिटीज के कम होने पर बाई में, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे? एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो चारों पॉइंट क्लियर हुए। वापस बताओ, एसेट्स बढ़ी बाई में, एसेट्स कम होगी टू में, लायबिलिटीज किधर बढ़ेगी, टू में, लायबिलिटीज कम किधर होगी। पॉइंट क्लियर। अब आते जनरल एंट्रीज, उल्टा चलता है। चार ही पॉइंट है, पांचवा कोई पॉइंट नहीं है। एसेट्स बढ़ी बाई में, तो एसेट्स कम किधर होगी, टू में, टू एसेट्स डिक्रीज। बताओ इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, जस्ट उल्टा। अब आते हैं जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसेट्स डिक्रीज, संपत्ति में कमी आने पर, तो हम तो रट्टा मार चुके हैं आज तक। एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है, कम होने पर क्रेडिट होती है, कर दो क्रेडिट, यानी टू में क्या जाएगा, टू एसेट्स, यही होगा ना। तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन, तो क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसलिए रीवैल्यूएशन के टू में आया। एसेट्स बढ़ी बाई में, एसेट्स कम हुई टू में। क्लियर? एंट्री देखे तो एसेट्स बढ़ने पर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन लायबिलिटी नहीं, रीवैल्यूएशन एक ऐसा अकाउंट है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करके देगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बढ़ने और कम होने से आपको कितना फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारी। हाँ, इस क्योंकि ये मैंने कहा ना, प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रॉफिट कब होता है, क्रेडिट करने से। एक चीज और है, ये अच्छा हुआ इन्होंने पॉइंट पूछ लिया। प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट करते तो प्रॉफिट होता है, डेबिट करने से लॉस होता है। अब बताओ एसेट्स बढ़ने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्रेडिट में लिखो। एसेट्स कम होने से नुकसान हुआ, डेबिट में लिखो। लायबिलिटी बढ़ने से नुकसान हुआ, डेबिट में लिखो। लायबिलिटीज कम होने से फायदा हुआ, क्रेडिट में लिखो। तरीके बहुत हैं। क्लियर? फिर हमने कहा दूसरा, अब होगी लायबिलिटी हमारी, लायबिलिटी इंक्रीज। बताओ लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर, दायित्व में वृद्धि होने पर, दायित्व में वृद्धि होने पर लायबिलिटी क्या होती है, मैं रिवैल्यूएशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे बताओ लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट। तो लायबिलिटीज के टू में लिखूंगा ना, टू लायबिलिटी। कम होने पर, बढ़ने पर एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटीज उल्टी होती है। लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, समझो, लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होती है। कैपिटल भी तो लायबिलिटी होती है, इसलिए तो उसको बढ़ाने पर मैं क्रेडिट करता हूं। अभी करते हैं, पहले एक बार एंट्री समझ लें। टू लायबिलिटी, तो डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि रीवैल्यूएशन डेबिट होगा या क्रेडिट, मैंने कहा ना, इससे आप इसलिए कंफ्यूज होते हो। मैंने क्या बोला, लायबिलिटी बढ़ने पर लायबिलिटी क्रेडिट होगी, ठीक है, बट रीवैल्यूएशन तो उल्टा होगा, डेबिट होगा, इसलिए आप इसको उल्टा सीधा में कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा याद रखो चार पॉइंट। रीवैल्यूएशन अगर बना रहे हो, यहां तो वही रूल फॉलो हो रहा है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसेट्स बढ़ी, एसेट्स को डेबिट में लिखो, तो टू में क्या जाएगा, रीवैल्यूएशन। एसेट्स कम हुई तो एसेट्स को क्रेडिट में लिखो, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। लायबिलिटीज बढ़ी तो लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखो, डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन। ये एंट्री की बात, वहां पर याद करना है। एसेट्स बढ़ी बाई में, एसेट्स कम हुई टू में, लायबिलिटीज बढ़ी टू में, लायबिलिटीज कम हुई बाई में। क्लियर? तो इधर आएगा टू लायबिलिटी इंक्रीज। आप, मैंने कहा ना, आप कंफ्यूज फालतू हो रहे हो। एंट्री में तो सीधा ही होता है, एंट्री में सीधा होता है। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूं लायबिलिटी का अकाउंट बनाओ, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, लेकिन अकाउंट किसका बना, रीवैल्यूएशन का। हमें रीवैल्यूएशन सीखना है। रीवैल्यूएशन में क्या करना है आपको, जस्ट रिवर्स। आ रहा है समझ में, जस्ट रिवर्स। एसेट्स बढ़ी टू में कि बाई में, बाई में। एसेट्स बढ़ी बाई में, इसलिए पता डेबिट क्रेडिट सोचो ही मत। यहां मैं सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं, सोचोगे कंफ्यूज होगे।
एसेट्स बढ़ी बाय, एसेट्स कम हुई 2, लायबिलिटीज बढ़ी 2, लायबिलिटीज कम हुई बाय, खत्म खेल। कहाँ डेबिट क्रेडिट है? उल्टा एंट्री करो तो सोचो, अच्छा एसेट बढ़ने पर एसेट्स को डेबिट में लिखना है तो 2 में है, उसका साथी कौन? रिवॉल्यूशन। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटीज बढ़ी 2 में तो लायबिलिटीज कम किधर होगी? बाय में, बाय लायबिलिटी डिक्रीज। बस ये 4 ही चीजें होती है। ये 4 चीजें होने के बाद हम इस अकाउंट का निकालते हैं बैलेंस, और जो भी बैलेंस आता है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और वो बैलेंस हम पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो पुराने पार्टनर्स की तो थी। अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो लेंगे, और अगर लॉस हुआ तो उनको भुगतना भी पड़ेगा। है समझ में? तो अगर इसकी टोटल ज्यादा है, हाँ पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अगर इसकी टोटल ज्यादा आई तो बैलेंस इधर आएगा 2 में, क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल में डाल देना है, और इधर आया तो ये होगा प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा आई है, और क्रेडिट ज्यादा आने का मतलब क्या है? फायदा हो रहा है। ये P&L अकाउंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस यही है। कई बार आपको रिवैल्यूएशन की जगह P&L अकाउंट भी बोल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इसकी टोटल ज्यादा आई मतलब नुकसान ज्यादा हो रहा है ना, तो बाई में आएगा बैलेंस, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और ये क्या होगा? लॉस। तो ध्यान रखना, ये कौन से पार्टनर होंगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं होगा। वापस बताओ। अच्छा, एक एंट्री रह गई हमारी, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर आ गया, तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पर दायित्व में कमी आ गई। अब लायबिलिटी कम होने पर हमें पता, लायबिलिटी तो डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होने पर डेबिट होती है, तो लायबिलिटी को डेबिट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आएगा? 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पार्टनर नहीं लेना है, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए? एंट्री तो इजी है, एंट्री में तो अपना लॉजिक काम करेगा। एसेट्स बढ़ने पर डेबिट, एसेट्स कम होने पर क्रेडिट, लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट, लायबिलिटीज कम होने पर डेबिट। यहाँ लॉजिक काम नहीं करना है, यहाँ क्या करना है? एसेट्स बढ़ी बाई में, एसेट्स कम हुई 2 में, लायबिलिटीज बढ़ी 2 में, लायबिलिटीज कम हुई बाई में, बैलेंसिंग फिगर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसको उतारोगे, इसको पूरे को रफ करके मैं अब एक एक बच्चे से एंट्रीज भी पूछूंगा और डायरेक्टली ये सारी चीजें पूछूंगा। गलत आंसर आपको 4 डंडों की ओर लेके जाएगा। ये तो वाली बात हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, सबका ध्यान इधर। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये टॉपिक आज स्टार्ट हुआ, खत्म कल होगा। रिवैल्यूएशन बड़ा पार्ट है, और क्योंकि दोनों चैप्टर में आ रहा है इसलिए अपने को ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर आवश्यकता भी है। मैंने यहाँ बनाई है एक बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो है ये 2 पार्टनर्स की है, ए और बी की। अब इस बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है। आप जो रिवैल्यूएशन करते हो वो हमेशा एक्सटर्नल लायबिलिटीज और ऑल एसेट्स का होता है। क्या बोला मैंने? एसेट्स तो सारी आ जाएगी, बट इसमें भी कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिसके रिवैल्यूएशन की आपको आवश्यकता ही नहीं है, जैसे कैश। अब मेरी बुक्स में कैश आ रही 10,000 की, तो क्या मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी उसकी? कैश तो कैश रहेगी। बैंक बैलेंस सेम रहेगा। इसी तरीके से जो इंटरनल लायबिलिटीज होती है, कैपिटल, वो प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी तक हमने पार्टनर्स में बांटे नहीं है, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी भी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो वैल्यू चेंज किसकी होती है? लायबिलिटीज में लगभग सारी लायबिलिटीज, सॉरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और एसेट्स में अप्रोक्स सारी एसेट्स आ जाएगी, कुछ एसेट्स को छोड़कर जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, लाइक कैश और बैंक। क्लियर हुआ पॉइंट? तो मैंने यहां पर आपके 2 साइड लिखी है, एक तो मैंने साइड लिखी है एसेट साइड, और एक मैंने लिखी है लायबिलिटी साइड। नॉर्मल से क्वेश्चन बना रहा हूं। कैश इन हैंड क्या मतलब होता है? हमारे पास हाथ में जो कैश पड़ी है। कैश एट बैंक, जो हमारे बैंक में कैश पड़ी है। फिर हमारे पास पड़ा है कुछ स्टॉक, हमारे पास पड़े डेटर्स, हमारे पास पड़ा है प्लांट, हमारे पास पड़ी है बिल्डिंग। ठीक है, कुछ नॉर्मल सी चीजें लिखी है मैंने। लायबिलिटी साइड देखें तो यहां पर मेरे पास है क्रेडिटर्स, यहां पर मेरे पास है लोन, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है। यहां मेरे पास है कैपिटल, कैपिटल भी ए और बी की, और फिर मेरे पास है यहां पर जनरल रिजर्व। बताओ जनरल रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व
जो हमने इकट्ठा किए कि अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो अपन यहां से पैसे निकाल लेंगे, ये गुल्लक की तरह जनरल अपन ने एक रिजर्व बना दिया, ठीक है। ये रिजर्व भी किसका होता है? बिजनेस के ओनर का। इसलिए ये भी किसका पार्ट है? इंटरनल लायबिलिटी का। इंटरनल लायबिलिटी यानी कैपिटल किसकी होती है? बिजनेस के मालिकों की। वैसे जनरल रिजर्व भी किसका है? बिजनेस के मालिक का, ठीक है। इसका भी कभी रिवैल्यूएशन नहीं होता। तो रिवैल्यूएशन किस किस का हो सकता है? जैसे मैंने कहा 10,000 हमारे पास कैश इन हैंड है, 25,000 हमारे पास पड़ा है कैश एट बैंक, स्टॉक हमारे पास है 10,000, 30,000 हमारे पास है डेटर्स, प्लांट है हमारे पास 50,000, बिल्डिंग है हमारे पास 90,000, ठीक है। तो हमारे पास टोटली एसेट साइड आ गई 10,000 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 90, टोटली 2,15,000। फिर हमारे पास 15,000 रुपए के पड़े हैं क्रेडिटर्स, 50,000 का है हमारे पास लोन, ठीक है। और कैपिटल है हमारे पास एक ही 1,00,000, ठीक है। तो 2,15 माइनस 15 माइनस 50 माइनस 1,00,000। अब हमारे पास 50,000 बचे, तो 30,000 की अपन ने रख दी इसकी कैपिटल और 20,000 आ गया जनरल रिजर्व। अब क्वेश्चन आपको कैसे बताएगा? क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट देगा और नीचे कुछ पॉइंट्स लिखेगा। क्या लिखेगा? कि ये एसेट्स इतनी हो गई, ये एसेट्स इतनी हो गई, तो अपने को उसका रिवैल्यूएशन करना है। क्लियर? अच्छा, रिवैल्यूएशन में क्या आता है? रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ आते हैं चेंज, ये ध्यान रखना। ना तो रिवैल्यूएशन में ओपनिंग वैल्यू आती है पुरानी वाली, ना नई वैल्यू आती है। वो सिर्फ ये कहता मुझे चेंज बताओ, बदलाव कितना आया, कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, बस। क्लियर? तो मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला यहां पर, मैंने कहा स्टॉक इज इंक्रीज बाय इंक्रीज में देख लेना एस आता है कि नहीं आता, इंक्रीज बाय 2,000। दूसरा पॉइंट, अच्छा हिंदी में कहें तो रहतिया 2,000 से बढ़ाएं। दूसरा पॉइंट डेटर्स, अब ये मत बोलना सर ये एसेट्स में वैल्यू में चेंजेस कैसे हो रहे, हो सकते हैं एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा आ सकती है, मार्केट प्राइस से कंपेयर करो। डेटर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, हमने बुक्स में नहीं लिखे या ज्यादा लिख दिए या कम लिख दिए, तो चेंजेस आ सकते हैं। डेटर्स डिक्रीज बाय 1,000 या 1,500। मतलब क्या हुआ? देनदार 1,500 से कम हुए। थर्ड पॉइंट, प्लांट इज इंक्रीज बाय 10,000। प्लांट को हिंदी में बोलते हैं संयंत्र। संयंत्र का मूल्य 10,000 से बढ़ा। फोर्थ पॉइंट, लोन डिक्रीज बाय 3,000। ऋण 3,000 से कम हुआ। क्वेश्चन डायरेक्टली कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो? इसका बना सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ माइंड में ये रखना है एसेट्स बढ़ रही है कि कम हो रही है। बढ़ेगी तो बाई में, कम होगी तो टू में, लायबिलिटीज बढ़ेगी टू में, लायबिलिटीज कम होगी बाई में। बन गया। और क्या करना है? पॉइंट तो खुद ने बताया क्वेश्चन ने, समझना तो इसको है, नहीं होमवर्क नहीं। टाइम क्या हुआ अभी? 7:20 हुए ना, ठीक है। हाँ, लोन डिक्रीज बाय 3,000। अब अपन बना रहे हैं क्या यहां पर? सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस। कई बार क्वेश्चन जनरल एंट्रीज भी पूछ सकता है, तो जनरल एंट्री इसकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। इन 4 पॉइंट्स की जनरल एंट्री करनी, ये देखना एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स को डेबिट में लिखो, 2 में रिवैल्यूएशन। क्लियर? अब फर्स्ट पॉइंट नहीं, जनरल एंट्री आपको घर से करनी, मैं सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा अभी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? स्टॉक इज इंक्रीज, स्टॉक को बढ़ाना है। अब स्टॉक क्या है? एसेट बढ़ने में कहां आता है? बाई में। बस सीधा ले जाओ बाई में, और क्या लिखेंगे? बाय स्टॉक। ये मत लिखना इंक्रीज या डिक्रीज, सिर्फ स्टॉक।
बढ़ा, कितने से बढ़ा? तो क्या इसने पुरानी वैल्यू लिखी क्या 30,000? अच्छा नई वैल्यू कितनी हो गई? एसेट्स अब कितने हो गए? स्टॉक अब कितना हो गया? 28,000। अच्छा ये 10, ये सॉरी, स्टॉक अभी कितना है? 10,000। कितने से कम कर दी? बढ़ा दिया 2,000 से, तो अब कितना हो गया? 12,000। अब मैं पता है इसके बाद में एक नई बैलेंस शीट भी बनाता और उस नई बैलेंस शीट में नई वैल्यू जाती, अभी 10 है, फिर यहाँ चेक करूंगा कितना बढ़ा 2,000, नई वाली वैल्यू में कितना आएगा? 12,000। यस, लास्ट में, ठीक है। जनरल एंट्री बहुत ही कम पूछता है, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछता है, ठीक है, बट जनरल एंट्री अपने को आनी चाहिए। एंट्री में 2,000, बस मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री और रिवैल्यूएशन दोनों में चेंज ही आएगा, नई वैल्यू से और पुरानी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इतना देखता कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। एसेट्स बढ़ी कितने से? 2,000 से। कहाँ लिखेंगे? बाई साइड में। फिर हमने कहा डेटर्स, डेटर्स क्या है? एसेट्स, एसेट्स कम हो रही है, कहाँ आएगा? 2 में, तो 2 में आ जाएंगे और क्या लिख देंगे? 2 डेटर्स 1500। ये ध्यान रखना, यहां लिखना है अपने को पर्टिकुलर, लेजर का फॉर्मेट है ये, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट। अब आते आगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एसेट्स है, इंक्रीज मतलब बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ने पर बाई में क्या लिखेंगे? बाय प्लांट। कितना बढ़ा? 10,000, तो जो बढ़ा वो लिख दो, चेंज आना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना शुरुआत है, बहुत बेसिक है, कल इसमें स्टैंडर्ड के पॉइंट भी आएंगे, ठीक है, बट पहले एक बार बेसिक समझो। नेक्स्ट पॉइंट, लोन क्या होती है? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, कम हो रही है, लायबिलिटी कम होने पर बाई में, बाय लोन 3,000। बस हो गए सारे पॉइंट खत्म। अब क्या करना है? लास्ट वाला कहाँ है? इसको लोन ही बोलते हैं मैडम, ऋण। चलो इधर आओ, किसकी टोटल ज्यादा आ रही है? बताओ, प्रॉफिट आया कि लॉस? प्रॉफिट आया, क्रेडिट ज्यादा हुआ, तो 10 और 3 13 और 2 15, 15,000 में से 1,500 माइनस हो गए, तो कितने बच गए? 13,500। इसका क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स में कौन कौन है? ए और बी। अब क्वेश्चन ने कहीं रेशियो नहीं दिया, पूरी पार्टनरशिप में ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी ओल्ड रेशियो नहीं दे तो उनका ओल्ड रेशियो हमेशा इक्वल होता है, बराबर। तो इसको 13,500 को दोनों में बांट दो इक्वली, हो 7,500, 13,500 मल्टीप्लाई 1/2, 6,500, 6,750, 6,750 इंटू 1/2, 6,750। समझ गए? पहले ये निकाला, उसको पार्टनर्स में बांट दिया, सो सिंपल। कल यहां तक पढ़ के आना आप, ठीक है।